डॉक्टर अनिल तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और परिचय किस तरह से दिया जाए, क्योंकि किसी भी जगह की नींव जब मजबूत होती है तो हम देखते हैं कि जब मकान की नींव मजबूत होती है तो वो उतने ही दिनों तक स्थापित रहता है। और आपने जिस तरीके से कार्य किया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और मेरा पहला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ऐसा दौर आया जब लोग घरों में कैद हो गए, बड़ी परेशानी हो रही थी। उस दौरान आपने सोचा कि क्यों ना इसे कोविड केयर सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए। चुनौती बहुत सारी थी, कठिनाइयाँ बहुत सारी थी, लेकिन आपने सोचा और कार्य भी किया। सर, कैसे सब कुछ संभव हो पाया? सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। हमारे जी न्यूज पर देखने वाले एवं देश के समस्त लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। मृदुल जी, आपने कहा कि प्रेरणा कहाँ से आई और क्यों किया। सिर्फ हमारा ये भाव रहता है, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है समाज से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। जो पृथ्वी पे आता है अकेला आता है, इस समाज से, इस धरा से ही सब कुछ कमाता है, और जब जाता है तो अकेला ही जाता है। तो यदि कुछ जो तुमने पाया है उसको समाज को देने का जब आपको अवसर मिलता है तो उसको सहर्ष स्वीकार करके पूरी तत्परता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ देना चाहिए। इसको देखते हुए जो हमने अपना हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं कम थीं, पूरी व्यवस्थाओं को पहले जुटाया। जब जहां सब लोग इस आपदा को स्वयं की कमाई का अवसर बना रहे थे, तो उस समय हमने इस आपदा को सेवा का अवसर बनाया और सेवा करने के लिए अपने आप को झोंक दिया। और जब मैंने सोचा आयु सिर्फ 70 साल 80 साल ही होती है, अगर कुछ हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लगता है भगवान ने इतनी ही दी होगी, और काम में जुट गए और भगवान ने इसकी लाज भी रखी कि हमें दोनों कार्यकाल होने के बावजूद कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। यह भगवान ने हमारी लाज भी रखी कि यदि आप समर्पित होते हो समाज के लिए तो भगवान आपके लिए समर्पित होता है। ये बहुत अच्छी बात है। बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा किया गया, क्योंकि सेवा करना ऐसे वक्त में कोई आसान बात नहीं होती है। उसके लिए तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए, क्योंकि सेवा भाव से किया गया कार्य कभी वेस्ट नहीं जाता है। ऐसे में क्योंकि जो भी अभी तक आपने कार्य किए हैं, जो सेवा किया, आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट अपने आप में हो सकते, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए था। भगवान कुछ और ज्यादा देता तो और ज्यादा सेवा करता, लेकिन जितना हमारे पास था उसके हिसाब से संतुष्ट हूँ कि जितना मेरे पास था उसका सर्वस्व लगाने का प्रयास किया, उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ कि जितना हमसे बन पड़ा। और कोरोना काल में कभी घर पे नहीं बैठा। अच्छा। जहाँ घर में सब लोग बैठते थे, 3 टाइप के पास बनवाए थे। प्रशासन ने सहयोग किया कि आपको जहाँ जाना तहाँ जाइए, और पुलिस में यदि कोई भी आवश्यकता पड़ती थी फ़ोन आता था थाने से, इनको भोजन पहुंचा दो, इनको राशन पहुंचा दो, इनको दवाई पहुंचा दो। जहां जो बनता था 24 घंटे घूमता रहता था और कार्य करता रहता था। ये तो इस बात से तो संतुष्ट हूँ, लेकिन समय कम मिला भगवान की तरफ से, क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं, उसको मैं कुछ कर नहीं सकता था। संसाधन जितने थे उनका पूरा सदुपयोग किया, इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जितना भी आपको मिला उतना आपने समाज को देने का काम किया। एक समाज सेवी के तौर पर भी आपने बहुत सारे काम किए हैं, और जब समाज सेवा की बात आती है तो उस पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है आप लोगों की। लेकिन एक संकल्प सरकार दे रही है, खुद प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आत्मनिर्भर, और आपने तो आत्मनिर्भरता के साथ काम किया है। अगर मैं विशेष तौर पर सागर की बात करूं तो इसे भी आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर अभी बनना है, बहुत कुछ बाकी है जो होना चाहिए। बिल्कुल, आपने मृदुल जी सही क्वेश्चन किया। मैंने पिछले कोरोना काल से देखा कि लोग परेशान कहाँ हैं। जब मैं गांव-गांव तक, अंदर तक घुस के गली बस्तियों तक गए, वहाँ देखा कि लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो उसी समय हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जब बात की, तब हमने आत्मनिर्भर सागर की बात की। भाई मैं भारत लेवल का नहीं हूँ, मैं सागर लेवल का हूँ। तो आत्मनिर्भर सागर के साथ सागर में हमने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फिटर, इन सारे कार्यों को एक साथ शुरू किया। और यह बताते हुए खुशी है कि आज तक 769 महिला एवं पुरुष को ट्रेंड कर दिया है किसी ना किसी विधा में, उनको आत्मनिर्भर बना दिया है। गवर्नमेंट के द्वारा 109 महिलाओं को
स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ दिला दिया है नगर निगम के माध्यम से। नगर निगम के सहयोग से 2 समूह गठित हो गए, 2 समूहों ने काम करना शुरू कर दिया, उत्पादन शुरू कर दिया, मार्केट के अंदर उनके प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो ने अपना अपना व्यवसाय अलग अलग छोटे रूप में शुरू किया, 15 दुकानें शुरू हो गई हैं आज तक की डेट में। बाकी लोगों ने दूसरी जगह जाके काम शुरू कर अनिल जी, आपने कोरोना काल में वृक्षारोपण भी शुरू किया और अभी भी चल रहा है वो। वृक्षारोपण का इस साल मैंने वृक्षारोपण का संकल्प लिया था कि 11,000 पौधे लगाऊंगा। हाँ। मैं और गायत्री परिवार सागर जी, भारत तिब्बत सहयोग मंच हमारा भारत तिब्बत सहयोग मंच, इन सबके साथ हमने प्रयास किया कि पौधे लगाना है, पौधे का संकल्प ठाना और कूद पड़ा। अभी भी चल रहा है। परसों भी हम लोगों ने एक शांति कुंज उपवन का निर्माण किया 3.5 एकड़ में, उसमें 1,000 पौधे लगाए हुए हैं और आज तक हम लोगों के 14,000 पौधे लग चुके, 14,700 के लगभग पौधे लग चुके हैं। 5,000 के संकल्प हैं और पौधे तो कहीं भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं लगाए। 25 पौधे, 50 पौधे, 100 पौधे कि स्कूल में जाके, किसी के फार्म हाउस पे जाके, किसी के घर में जाके, जिनका लालन पालन कर सके। एक वृक्ष 100 पुत्र समान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान का नारा लेके आगे बढ़े कि 100 पुत्र हों तो कोई जरूरी नहीं कि वो सहयोग कर पाए, लेकिन एक वृक्ष यदि आप लगा दोगे तो वह प्रकृति समाज को कुछ ना कुछ दे के जाएगी। इस बात को लेके हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और बचपन में हम पढ़ते हैं कि परोपकारी बनना है तो वृक्ष की तरह बनो। संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन देता आप सबको ही है। तो इसी तरीके से आपका ये सपना भी सफल हो। इसी के साथ साथ एक और मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, समाज को भी आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक और चीज़ है जिसमें, क्योंकि आपके बारे में शायद जो लोग नहीं जानते बता दूं कि प्रदेश सह संयोजक भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो राजनीति में भी अपने आप को कहीं देखते हैं आप? राजनीति क्योंकि बड़ी कठिन विधा है अगर मैं कहूँ तो। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति, आप लोग तो ज़्यादा रूबरू हमसे भी ज़्यादा है। राजनीति तो ऐसा है, विचारधारा आपकी जहाँ बनती है उसके साथ जुड़िए, हाँ, अपना काम करिए, अपनी लगन मेहनत से काम करते रहिए, बाकी किस्मत के ऊपर होता है। राजनीति मेहनत से नहीं किस्मत से होती है, ऐसा मुझे मालूम चला। मुझे मालूम चला कि किस्मत उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मेहनत के साथ साथ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी किस्मत के ऊपर है। अच्छा, क्योंकि राजनीति की जब बात हुई और आपने कहा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है बड़ी मेहनत करता है। तो अभी ऐसा वक्त आया आपका, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं, पहले भी चुनाव होते रहे हैं, आपने करीब से देखा होगा, तो इस मेहनत के पीछे राजनीति और सामाजिक दोनों की बात करूं तो इसके लिए भी कोई विशेष किस्सा या कहानी है? इसके लिए ऐसी कहानी तो नहीं है, लेकिन जब से बचपन से हम लोगों ने काम शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कार्य किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वह विचारधारा से प्रेरित होकर ही हमने राजनीति में काम शुरू किया और उस राजनीति में भी समाज सेवा हमारा सबसे आगे है। मेन उद्देश्य हमारा समाज सेवा है और शायद ऐसा लगता भी हमें है कि भगवान ने समाज के लिए ही बनाया है। अब समाज को राजनीति में जाने का यह एक विचार ऐसा आया कि जो मैं काम कर रहा हूँ, यदि इसको राजनीति में आता हूँ तो कई गुना तेजी से कर पाऊंगा, कई गुना फास्ट कर पाऊंगा। अभी जो बात मैं कई प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ हो सकता ना सुनी जाए, अपने विचार की बात सब लोग माने या बाध्य नहीं होता है। यदि राजनीति में हम होते हैं, किसी पद पर होते हैं, तो आपकी बात को माना जाता है, सुना जाता है। तो इस बात को लेकर थोड़ा राजनीति में, शिक्षा क्षेत्र में भी आपने काफी विकास किया है और विस्तार के साथ इसमें आगे आप बढ़ भी रहे हैं। सागर के लिहाज से अगर बात कर ली जाए, शिक्षा के क्षेत्र में सागर को आप कहाँ देखते हैं? देखो, सागर की बात करें तो मध्य प्रदेश का शिक्षा का गढ़ सागर ही था। सबसे पहला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सागर ही था। डॉक्टर हरि सिंह गौर के चरणों में नमन करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए जितना भी उनके प्रति हम आभार व्यक्त करें वह कम है कि उन्होंने अपनी जन्मस्थली सागर को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने का कार्य किया। बिल्कुल। तो सागर को शिक्षा के लिए लाने का श्रेय या शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर निकालने का श्रेय डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को जाता है। और हो सकता है यदि उन्होंने उस समय सागर को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया होता तो सागर का जैसा आज नाम है ऐसा नाम भी नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। मुझे याद है आज़ादी के पहले 1946 विश्वविद्यालय बना और उसके झंडा वरदार आप बने। उसकी मशाल जो उस दौरान जो लौ जली उसको लेकर आप चल रहे हैं आगे। मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सागर की ज़रूरतों पर भी आप प्रकाश डालें कि अभी इस सागर में शिक्षा कितनी और ज़रूरी है
और क्या रह गया है जो हो जाना चाहिए? देखो, सागर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जनरल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज समस्त हैं। अब सागर में सिर्फ ज़रूरत हमें है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि सागर ऐसा जैसा पुराना गढ़ था उस रूप में पुनः आ जाए कि कोई भी बच्चा देश के अंदर यदि बात करे तो वह ये करे कि हमें सागर में जाके पढ़ाई करना है, यहाँ हर सुविधा उपलब्ध है, सागर के अंदर जाके पढ़ना है। उसके लिए हमारे सागर जैसे हमारे सारे मंत्री द्वय जो आज बैठे हुए थे, मंत्री जो भार्गव जी भी हैं, सभी लोग प्रयास कर भी रहे हैं कि सिटी बड़ी होगी, लोगों के दिल बड़े होंगे, आवागमन के साधन अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, संस्थान अच्छे होंगे, तो सागर के अंदर समस्त वो कैपेबिलिटी है कि सारे जगह के बच्चों को सागर में लाया जा सकता है। इससे सागर का भी विकास होगा और बच्चे भी यहाँ से सुसंस्कारित होकर बाहर निकलेंगे। उसमें काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि अनिल जी सेवा भाव के साथ आप काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी निरंतर कार्य जारी हैं। अगर शिक्षा दान करी जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। निःशुल्क शिक्षा बहुत ज़्यादा ऐसे वक्त में ज़रूरी है, ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा की बहुत ज़रूरत है ऐसे वक्त में, उसके लिए क्या करें? बिल्कुल, निःशुल्क शिक्षा सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। स्वास्थ्य शिक्षा, बिल्कुल, दो चीज़ें यदि निःशुल्क हो जाएं तो देश का विकास कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्राइमरी शिक्षा काफ़ी कुछ हद तक निःशुल्क है, गवर्नमेंट की भी शिक्षा, गवर्नमेंट के जो कॉलेज वगैरह हैं वह भी निःशुल्क हैं। प्राइवेट जो संस्थान हैं उनके अंदर भी यदि इस प्रकार का, जैसे हम लोग तो अपना पर्सनल करते हैं, कोई गरीब दिखता है तो उसको हम निःशुल्क कर देते हैं, लेकिन अकेले इतने से काम नहीं हो सकता। यदि इसमें गवर्नमेंट का सहयोग हमें प्राप्त होने लगे, गवर्नमेंट भी कहने लगे कि कुछ जो आपको गरीब दिखते हैं, कुछ बच्चों को हम सहयोग कर सकते हैं, कुछ हम यदि आपके टीचर को कुछ सहयोग कर सकते हैं, साथ आपको मिल रहा है। अगर इस टाइप का कोई कार्य होता है तो निःशुल्क शिक्षा की दिशा में प्राइवेट संस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफ़ी बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। कई स्टेटों में ऐसा है भी, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस टाइप का काम हो सकता है। यदि सरकार का सहयोग मिलेगा तो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। निःशुल्क शिक्षा से प्रदेश का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा की जब इतनी बात हो रही है तो नई शिक्षा नीति का जिक्र ना हो, मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। इसलिए मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूं। शिक्षा का जो स्तर रहा और शिक्षा की जो नीति रही पुराने समय में या दशकों पहले हम बात करें, उसका बदलना बहुत ज़रूरी था और वो अब जाकर बदली है। सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसका कितना फायदा होगा, क्या लगता है? देखिए, नई शिक्षा नीति 2020, हाँ 2020 जो शिक्षा नीति आई है उसको हम नई शिक्षा नीति कहते हैं। नई शिक्षा नीति वह सब वापस ला रही है जो हमारे भारत देश की गौरवशाली परंपरा थी। जो हमारी शिक्षा नीति अभी तक चल रही थी कहीं ना कहीं मैकाले से प्रभावित थी, कहीं ना कहीं गुलामी से प्रभावित थी। हम अपनी बात भूल ही चुके थे। हमारी शिक्षा नीति को उसी रूप में हम आगे बढ़ाते गए, उसमें नयापन लाने का प्रयास ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर प्रयास किया, नई शिक्षा नीति लाए। नई शिक्षा नीति में यह बात कही गई है, पहले सीधा था, आपने बायोलॉजी ले ली, आपने मैथ्स ले ली, अब बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहा है फिर भी हमें पीसीएम लेना है, बच्चा केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहा है फिर भी हमें पीसीएम लेके हमें साइंस लेना है, क्योंकि बच्चे को हमें इंजीनियरिंग कराना है। जबकि उस जगह केमिस्ट्री यदि उसकी कमजोर है तो केमिस्ट्री की जगह वह हिस्ट्री ले सकता था, क्योंकि उसका हिस्ट्री की तरफ रुझान ज़्यादा है। एक तरफ मैथ्स अच्छी है, दूसरी तरफ हिस्ट्री अच्छी है। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता तो बच्चा आगे बढ़ता। अब नई शिक्षा नीति में सब आने वाला है, ये नई शिक्षा नीति में सब आने वाला है। जहां बच्चे का इंटरेस्ट है वहां से आप तैयारी शुरू करें। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है ताकि रोजगार आसानी से मिल सके। रोज नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल, जिस क्षेत्र में आपका एंकरिंग में इंटरेस्ट है, हमारा समाज सेवा में इंटरेस्ट है, हमारे सम्मुख में बैठे हुए हैं समाज सेवा में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, कोई व्यवसाय में इंटरेस्ट रखने वाले, जो अपनी फील्ड में काम करता है तेजी से बढ़ता है। अभी ये तो बातें नहीं होती थी, पिताजी ने डंडा ठोक दिया, बच्चे तुम्हें साइंस पढ़ना है, बच्चा कह रहा हमसे मैथ्स नहीं बनती, बोले ग्रेस से पास हो जाना लेकिन करना वही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन वही था, गुंजाइश ही नहीं थी। पिताजी भी यही चाहता था बच्चा आगे निकले, अब गुंजाइश थी नहीं। बच्चा की यदि स्किल डेवलपमेंट है, बच्चे के अंदर कोई अच्छी स्किल है, अच्छा काम कर, पेंटिंग अच्छी करना चाहता है और पेंटिंग विषय ही नहीं था, पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेता है बच्चा, पेंटिंग विषय ही नहीं है। अब पेंटिंग हमारे सब्जेक्ट में शामिल है, आप पेंटिंग में भी नंबर ले सकते हो, उससे भी आप आगे निकल सकते हो। खेल आप अच्छा खेलते हो, खेल से भी आप पास कर सकते हो।
आप अच्छे व्यवसाय करते हो, आप उससे भी आगे निकल सकते हो। किताबी पढ़ाई से हटकर है। हाँ, किताबी पढ़ाई के साथ साथ स्किल पर भी फोकस किया गया, स्किल पे भी फोकस किया गया। रुचि क्या है और कितनी रचनात्मकता के साथ आप उसमें काम कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम किताबी ज्ञान की भी बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, और स्किल्ड मजदूरों की जब संख्या की बात आती है तो बहुत कम है। आज भी हम लेबर देखते हैं, लेकिन आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि आपने ऐसे कई पुरुष और महिलाएं हैं जिनके स्किल को देखा, समझा और उन्हें स्किल्ड करने की भरपूर कोशिश की। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है। इस दिशा में भी आगे कोई फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैं बताऊं, मैं पीएचडी किया हूं, फिजिक्स से पीएचडी किया है, लेकिन कुछ चीजें उन लोगों से सीखी है जो पढ़ाई नहीं की, जिनने अच्छा, जो स्कूल का जिनने मुंह नहीं देखा, उनसे कुछ सीखा है, और आज भी सीखता हूं, क्योंकि उनकी स्किल हमसे अच्छी है। क्यों, आपके पेरेंट्स ने भी बोला था यही स्ट्रीम लेके पढ़ना? हाँ, अच्छा। स्किल, हाँ, उससे अच्छी स्किल, हमसे अच्छी स्किल उनके अंदर है। एक वाक्य सुना दूं, यदि थोड़ा 1 मिनट का टाइम? एक वाक्य सुना देता हूँ, हमारे सम्मुख में सब लोग बैठे हुए। जब मैं 10th 11th पढ़ता था, मैं समझता था अपने आप को, थोड़ा सा बच्चे समझते ही हैं, बच्चा था, इंटेलिजेंट समझता था। ईश्वर दयाल गोस्वामी जी हमारे बैठे हुए हैं, आदरणीय चौबे जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे सब हमारे गार्जियन टाइप है, ईश्वर दयाल जी हमारे मित्र हैं। तो मैं बताऊं कि मैंने एक बार कहा एक लाइट चली गई, तो मैंने कहा मैं चलता हूँ, मैं सुधारता हूँ लाइट को। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने आनंद फानन में स्क्रू ड्राइवर उठाया और बोर्ड खोल दिया। बोर्ड खोला, बिल्कुल हकीकत है ये बात, बोर्ड खोला, जब उसके अंदर वायर देखे, उसके अंदर 150 वायर थे। अब 150 वायर देख के मैं घबरा गया। मैंने कहा अब इसका क्या करूं? एक दुबे जी थे हमारे सामने, उनके घर में खोल दिया। मैंने कहा यार जी, तो यार बड़ा कठिन काम है। मैं सोचता था कोई भी आके नट बोल्ट खोलता है और लाइट सुधार के चला जाता है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं सुधार पा रहा हूं। मैंने बोर्ड बंद किया और दूसरे दिन जाके फिर जो सिखाने वाला था उसके पास गया, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उससे फिर मैंने बोर्ड बनाना सीखा। बोर्ड बना के एक के घर में फिटिंग की। फिटिंग करने के बाद आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि मोटर वाइंडिंग से लेके पंखा की वाइंडिंग से लेके घर की फिटिंग सब कुछ कर सकता हूं। उससे मतलब जो अनिल जी ठान लेते वो करके दिखाते। एक बार तालियां इस पर भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे स्किल, मतलब मैंने देखा कि स्किल सबके अंदर होना चाहिए, हर चीज की स्किल होना चाहिए। व्यक्ति अपने घर में होता है, पहले ये जो आज से हमारी पीढ़ी से और पहले की है, एक व्यक्ति घर का होता था, वो हर काम कर सकता था। आज के समय छोटा सा भी काम होता है, हम बाहर भागते हैं। अब वो स्थिति नहीं बची। अरे यार उसको बुला लो, उससे काम करा लो, उस प्लम्बर को बुला लो, हमारे घर में एक पेचकस नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ एक पाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमारे घर पर। लेकिन पहले सब कुछ होता था। हमें उस दिशा में पुनः आना पड़ेगा, लोगों की डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगी, अपने आप को हर फील्ड में मजबूत करना पड़ेगा, हर चीज़ आपसे आना चाहिए, तब जाके आप समाज को दिशा दे पाएंगे, तब अपने आप को दिशा दे पाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, हर कार्य आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें आपने उद्धार के लिए कोई भी यदि आप काम करते हो तो समाज का उद्धार उसमें अवश्य होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, समाज का उद्धार बहुत ज़रूरी है और समाज का उद्धार होता है, क्योंकि आप अगर स्वयं का उद्धार करेंगे तो समाज का उद्धार भी हो जाएगा। और स्वयं का उद्धार करने के लिए आपको ज़रूरत होती है शिक्षा की। देखिए, आप विश्वविद्यालय जब आपने उसकी नींव रखी होगी तो बहुत सारे सपने होंगे और आपने सोचा होगा कि मैं एक मुकाम हासिल करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आप निरंतर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सागर को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। विकास के जो काम होते हैं क्षेत्र में वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं यह सवाल कर रहा हूँ, विकास की परिभाषा, अनिल जी की परिभाषा क्या है विकास की? विकास समग्र हो सकता है, विकास सिंगल नहीं हो सकता। विकास सिर्फ स्वयं का करके आप समाज को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि स्वयं के लिए जीने वालों को मैं पशु मानता हूँ। क्योंकि पशु जो होते हैं वो सिर्फ स्वयं के लिए जीते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ यही दिखता है कि जी हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारा ये, और जो इस टाइप से जीता हुआ है पशुवत में उसकी तुलना करता हूँ। और मेरा मानना ये है कि जब भी हम किसी विकास की बात करें तो सबसे पहले हम बच्चे को सुसंस्कारित करें, उसको चरित्रवान बनाएं। चरित्र निर्माण की हम सबसे पहले चरित्र निर्माण की हम बात करें। जब व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो जाएगा तब वह हर दिशा में अच्छे से काम कर पाएगा। उसकी शिक्षा के लिए उसकी एजुकेशन जो बेस्ट से बेस्ट हो सकती है वो दीजिए। अपने घर परिवार से उसको चरित्रवान बनाएं, और जो चरित्रवान बनाने का काम कर रहा है सबसे पहले वह अपना चरित्र ठीक करे, क्योंकि कभी खुद आचरित्र रह के अपना खराब चरित्र के साथ किसी दूसरे को चरित्रवान आप नहीं बना सकते। तो खुद अपना चरित्र अच्छे से रखें, पढ़ाई ठीक कराएं, और फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद आता है। पहले व्यक्ति निर्माण,
फिर उसके बाद समाज निर्माण। यानी कि अगर कुछ बदलाव आप चाहते हैं तो खुद से इसकी शुरुआत आपको करनी व्यक्ति चाहिए। निर्माण सबसे पहला है, व्यक्ति निर्माण। बिल्कुल। यदि हम व्यक्ति निर्माण कर देते हैं तो उसके बाद सारा समग्र ऑटोमेटिक ही विकास की श्रेणी में आ अनिल जाता जी, इतनी सारी चीजें सोची आपने और भगवान की दया से वो कर भी रहे हैं। आप कह रहे हैं संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बेहतर कार्य किए हैं। परिवार से कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि परिवार हमेशा कुछ नया सोचते हैं तो अब जरूर घर में कुछ ना कुछ अब बात परिवार की देख लीजिए, अभी हमारी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। ओके। उसको डेंगू हो गया, 1 मिनट को नहीं छोड़ रही थी। हमने कहा बेटा एक बहुत जरूरी कार्यक्रम है, आज बोले अपना आनंद जी कि नहीं आप आ जाइए थोड़ी देर को, इसलिए मैं लेट भी आया। हालत ठीक है उनकी अभी एडमिट है, अभी हॉस्पिटल में, थोड़ी ठीक नहीं है अभी। तो मैं वहाँ था, उन्होंने कहा 5-10 मिनट को आइए। तो हमने उससे कहा, बेटी से कहा, मिसेज से कहा, मैंने कहा मैं आऊँगा 1 घंटे में लौट के आ जाऊँगा। उन्होंने कहा जल्दी जाओ, जल्दी से आना। 2-3 दिन से मैं घर नहीं आया, हॉस्पिटल में ही हूँ। सिर्फ अभी घर आया, घर पे नहाया, कपड़े पहने आ गए और अभी 5 मिनट में वही मिलूंगा। यहाँ से जाके सीधे वही पहुँचूंगा। ये घर का सहयोग है, यह परिवार का सहयोग है। ना कभी दिन में बात करते हैं, ना कभी रात में बात करते हैं, ना टाइम की बात करते हैं। काम है तो नहीं रोकते, काम है तो आप जाइए, समाज में जाइए। और कोरोना के समय तो यदि परिवार का सहयोग नहीं होता तो मेरी क्या हैसियत थी कि मैं समाज के बीच जाता। सब अपने परिवार के त्याग की वजह से आज यहाँ हैं। तालियां जरूर मैं चाहूंगी। परिवार नहीं होता तो आगे जा ही नहीं सकते थे। अगर मिसेस और बच्चे नहीं कहते कि चले जाओ तो कैसे जा सकता था? उन्हें यदि वो रोक लगा देते तो कोई नहीं जा सकता था। जहाँ परिवार का सहयोग नहीं मिलता वो आगे बढ़ नहीं सकता। हम एक प्रतीक हो सकते हैं, काम करने के लिए आगे हो सकते हैं, लेकिन परिवार का सहयोग सब कुछ होता है। और परिवार के सहयोग से ही बहुत आगे ज़रूरी होता है। और कर्म ही पूजा है, ये गीता में बताया गया है और हम इस देव वाक्य को सुनते आए हैं। क्योंकि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, ये भी गीता में लिखा हुआ है। तो परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग और इसी तरीके से आप कार्य करते रहें, ये हम उम्मीद करते हैं। एक आखिरी मैं सवाल छोटा सा करना चाहूँगा, क्योंकि आदमी जब सोचता है तो वो चांद तक सोच रख सकता है, ये उसका अधिकार होता है। तो आपकी भी सोच सागर से निकलकर पूरे प्रदेश के लिए भी होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस मंच से कुछ कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता से तो ज़रूर। देखिए, सोच के लिए मैंने ये कहा, सोच पूरी रखिए, हमेशा सपने बुलंद रखिए, लेकिन चलते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिर इतना ऊंचा ना हो जाए कि नीचे का पत्थर आपको ठोकर मार दे। आप पैरेलल देखिए, जो कर सकते हैं वह करिए, जहां पहुंच सकते हैं वहां पहुंचने का प्रयास करिए। ऐसा मत सोचिए जिसको आप कर नहीं सकते। चंद्रमा को नीचे उतार सकते हैं, कहावत ठीक है, लेकिन लाया नहीं जा सकता। यदि चंद्रमा को उतारने का प्रयास करेंगे तो असफल हो जाएंगे, लेकिन चंद्रमा की दूरी का नापने का प्रयास हम कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। और मध्य प्रदेश की, मैंने पूरे देश को घूमा है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है, मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के जैसे ना लोग, ना अधिकारी, ना नेता कहीं मिल ही नहीं सकते। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कहीं मिल ही नहीं सकता। यहाँ किसी भी चीज़, ना किसी को जलन होती है, ना कोई काम में टांग अड़ाई जाती है, कुछ नहीं। सब यहाँ बिंदास धंधा करते हैं, बिंदास काम करते हैं, अधिकारियों का सहयोग मिलता है। तो इतनी अच्छी जनता है, सब जनता की सोच अच्छी रहे, सब अपने आप में मजबूती से काम करें। सरकार, प्रशासन, शासन सब हमें सहयोग करना चाहते हैं। बस हम मेहनत करें, सकारात्मकता की दिशा में मेहनत करें। यदि सकारात्मकता की दिशा में मेहनत करें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस कार्य को आप ना कर पाएं। ठानेंगे तो काम होगा। मैं तो यही करता हूं, भगवान आशीर्वाद देता है और काम होता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही निरंतर काम होता रहे, क्योंकि आपको अगर जरा सा भी उजियारा चाहिए तो अंधकार को हटाना होगा और उसके लिए कर्म करना होगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर उपस्थित रहें हमारे साथ।